हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस समरी ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय इंदिरा गोस्वामी, द एम्प्टी चेस्ट। Before I start, I would like to request you please do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Happy Literature. If we talk about Indira Goswami, she was an Indian writer, poet, professor, scholar and editor. She was known by her pen name Mamoni Raisam Goswami. She was the winner of number of awards like Sahitya Academy Award, Jananpith Award, and also she was celebrated as a writer of contemporary Indian literature. So friend, this story was actually written in Assami language and later it was translated by Pradipta in English. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अ शॉर्ट स्टोरी द एम्प्टी चेस्ट रिटन बाय इंदिरा गोस्वामी। स्टोरी की शुरुआत में ऑथर ने क्रिमेशन ग्राउंड के सराउंडिंग को डिस्क्राइब किया है। क्रिमेशन ग्राउंड मतलब जहाँ दाह संस्कार होता है, उस जगह को डिस्क्राइब किया है ऑथर ने। इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है, इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम है तोरादोई। इसके 2 बच्चे हैं और ये क्रिमेशन ग्राउंड के पास एक शैक में रहती है, एक झोपड़ी में रहती है। और इसका जो हस्बैंड है वो हिट एंड रन के केस में अभी जेल में है। तो सुबह का टाइम था, करीब 4 बज रहे होंगे। तोरादोई अपने शैक में से अब बाहर निकलती है। बाहर उसे हाइबर नाम का एक आदमी उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। हाइबर एक फायरवुड वेंडर है जो क्रिमेट्री में ही काम करता है। जब तोरादोई उसे देखती है, वो एक हिजोल ट्री के नीचे खड़ा रहता है। तोरादोई उसे देखते ही इमीडिएटली अपने घर के अंदर चली जाती है। अब तोरादोई हैबर को बाहर देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बड़बड़ाती है, अपने मन ही मन बोलती रहती है कि मेरे बॉडी में ऐसा क्या बचा है जो ये हैबर मेरी तरफ खींचा चला आता है, ये मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देता। और थोड़ी ही देर बाद तोरादोई हैबर की कही गई बात जो उसने बहुत पहले तोरादोई से कहा था वो उसे याद आने लगता है। हैबर ने कहा था कि तुम्हारा पति इजीली जेल से वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस थे वो प्रूफ हो गए और वो 2 लोगों को अपने गाड़ी से कुचल दिया था। और उसने फिर आगे कहा कि तुम इस बात का टेंशन मत लेना, तुम बस रात को दरवाजा खुला रखना ताकि मैं अंदर आ सकूं, इससे कम से कम तुम्हारे दोनों बच्चे भूख से नहीं मरेंगे। तोरादोई फिर से बाहर जाती है और हर तरफ देखती है कि कहीं हाइबर अभी तक खड़ा तो नहीं है, लेकिन हाइबर वहां से चला जाता है। फिर वो सोचती है कि ये हाइबर अकेले ही नहीं है जो मुझे और मेरे घर की तरफ घूरता रहता है, लेकिन कई और भी लोग हैं जो मेरे घर में ताकाझाकी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सच में हाइबर अकेले नहीं था जो तोरादोई के घर की तरफ देखता था, बल्कि और भी कई लोग थे जो उसके घर के अंदर झांकने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसके घर में एक वुडन चेस्ट था जो उसने क्रिमेशन ग्राउंड से खींचकर अपने घर के अंदर लाया था। अब तोरादोई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये एक दिन जब क्रिमेशन ग्राउंड में ऐसे घूम रही थी तो इसे ये चेस्ट मिला था जिस पर पूरे ब्लड के स्टेन लगे थे और इसे ये पता चला था कि इस चेस्ट में इसके लवर की बॉडी आई थी जिसका नाम था सारूबोपा। सारूबोपा एक जमींदार का बेटा था जिसके घर तोरादोई काम करती थी और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करने का प्रॉमिस किए थे। तो क्योंकि सारूबोपा एक जमींदार का बेटा था तो ऑब्वियसली वो लोग तोरादोई से शादी करने के लिए रेडी नहीं होंगे, तो इन दोनों का रिश्ता नहीं हो पाया और तोरादोई को किसी और से शादी करनी पड़ी। लेकिन तोरादोई इसके बाद भी, शादी के बाद भी, वो हमेशा सारूबोपा को याद करती थी। अभी भी उसके लिए उसका प्यार जो है वो कम नहीं हुआ था। तो लोग तोरादोई के घर में इसलिए झांकते थे क्योंकि जो वो चेस्ट था उसमें एक बॉडी आई थी, तो एक कॉफिन की तरह था वो। तो लोगों को अजीब लगता था कि ये तोरादोई इसके साथ क्या करती है। लेकिन लोगों की ताक झाक से तोरादोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और मन ही मन सोचने लगती है कि क्या कोई मर जाता है तो उसकी सारी चीज़ें उठा के फेंक देते हैं। अगर कोई किसी बेड पे कोई सो रहा है, अगर उसका डेथ हो गया तो क्या बेड को भी उठा के फेंक देते, फिर भी तो लोग उस पर सोते हैं। तो ये सारी बातें वो सोच के खुद को कन्विंस कर रही है कि उसने जो भी किया वो गलत नहीं किया है। तो तोरादोई जब से उस चेस्ट को अपने झोपड़ी में लाई थी, फिर उस रात से रोज वो दुल्हन की तरह रेडी होती थी, हर पॉसिबल वे में अपने आप को डेकोरेट करती थी, फिर उस चेस्ट में जाकर सो जाती थी। ऐसा करते हुए वो ये फील करती थी कि वो अपने बिलव्ड सारूबोपा के साथ सो रही है, उन दोनों का वेडिंग नाइट है, ऐसा वो इमेजिन करती थी। उसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होता था। फिर थोड़ी ही देर बाद तोरादोई के सैक के पास से कई सारे पुलिस जीप के जाने की आवाज आती है।
तो पुलिस यहाँ पे एक केस के लिए इन्वेस्टिगेट करने आती है। यहाँ पे पता चलता है उनको कि किसी की बॉडी को इल्लीगल तरीके से यहाँ पे जला दिया गया है और उसका सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया था। तो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस आती है और इस पुलिस के टीम में तोरादोई का भाई सोमेश्वर भी रहता है। तो क्योंकि वो यहाँ पे आया रहता है इसलिए वो अपनी बहन से मिलने चला जाता है उसके सैक में। तोरादोई चेस्ट में सोई रहती है कि तभी उसको दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो हड़बड़ी में उठती है और वो चेस्ट को छुपाने की कोशिश करती है और इस आवाज़ से दोनों बच्चे भी उठ जाते हैं और वो तोरादोई को पकड़ के एकदम डर के खड़े हो जाते हैं। तो सोमेश्वर जब घर के अंदर आता है तो अपनी बहन की कंडीशन और उनके बच्चों की कंडीशन देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और साथ ही साथ उसकी नज़र उस चेस्ट पे जाती है जो पूरी तरीके से डेकोरेट किया रहता है। तो उसे देखकर वो बहुत ही बुरा फील करता है। तो ब्रोकन वॉइस में तोरादोई से बोलता है कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा। तो तोरादोई पानी लेने चली जाती है। तब तक ये सोमेश्वर अपने आप को मैनेज करता है, अपने आप को संभालता है। फिर पानी पीने के बाद सोमेश्वर तोरादोई से कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने कुछ अब तक सुना है वो सच है कि तुमने क्रिमेशन ग्राउंड से एक चेस्ट उठाकर अपने घर में लाया है। फिर सोमेश्वर तोरादोई से उसके पास्ट के बारे में डिस्कस करने लगता है कि कैसे वो ज़मींदार के घर में काम करती थी। ज़मींदार जब बीमार हुआ था तो उसके गंदे कपड़े धोती थी, खून से भरे कपड़े धोती थी, पस से भरे कपड़े धोती थी और उसके वजह से तोरादोई की बहुत तारीफ मिलती थी। तो वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा था कि तुम वहाँ पे क्या काम करती थी, कैसी थी, तो तुमने कैसे सोच लिया कि सारूबोपा तुमसे शादी करेगा। पर ये सब सुनने के बाद भी तोरादोई यही सोचती थी कि सारूबोपा जो है उससे बहुत प्यार करता था और उसके वजह से उसने अभी तक शादी नहीं की। फिर सोमेश्वर अपने पॉकेट से बहुत सारा लेटर निकाला और फिर उसे उसमें से एक सारूबोपा का वेडिंग कार्ड था जो कि उसने तोरादोई को दिखाया और बताया कि एक्सीडेंट होने से पहले इसकी शादी होने वाली थी जो कि अब नहीं हो पाएगी, लेकिन इसने कहीं से भी ये प्लान नहीं किया था कि तुम्हारे लिए ये पूरी लाइफ बैचलर रहेगा। फिर ये सब बोल के सोमेश्वर तोरादोई के बच्चों को कुछ पैसे देता है, कुछ कॉइन्स देता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे तोरादोई एकदम शॉक्ड होकर एक ही जगह पर खड़ी रहती है उस वेडिंग कार्ड के साथ। तोरादोई कई दिनों तक शॉक में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, लेकिन उसके बच्चे भूखे हैं इस बात का भी उसे ध्यान नहीं रहता। तो बच्चे किसी तरह बाहर जाते हैं और अपने भूख को मिटाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं। पानी पी पी के वो अपने हंगर को कंट्रोल में रखते थे। और क्रिमेशन ग्राउंड में अगर कोई बॉडी लेकर आता था तो रिचुअल के तौर पे अगर कोई कुछ प्रसाद चढ़ाते थे तो वही चीज़ बेचारे ये बच्चे लाकर उसी पर सरवाइव करते थे। फिर जब तोरादोई अपने शौक से बाहर आती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर वो अपने बच्चों को हेल्प लेके उस चेस्ट को अपने घर से बाहर लेकर जाती है खींचकर और फिर उसे वो वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में जला देती है। फिर नेक्स्ट डे तोरादोई अपने सैक से बाहर आती है, अपने झोपड़ी से बाहर आती है बिना चद्दर के। वो नॉर्मली जब बाहर आती थी तो अपने आप को चद्दर में लपेट के आती थी, लेकिन अब वो बिना चद्दर के बाहर आई। तो लेकिन वो देख रही है हिजोल ट्री के पास जो हैबोर खड़ा रहता था वो अब वहाँ पे खड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो हैबोर ने तोरादोई के सामने कंडीशन रखा था तो उस चीज़ पे वो अग्री हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे हैबोर खुद ही नहीं है और यहाँ पे स्टोरी एंड होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको स्टोरी समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।